बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MGT 402 लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है पे रोल एंड इंसेंटिव्स। तो पे रोल बेसिकली हमारी फ़िक्स्ड बेस पे होती है, ठीक है, और इंसेंटिव हमारे एडिशनल परफॉर्मेंस बेस्ड जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हैं, ठीक है। तो वेजेस का सबसे पहले बताया गया है, ये वर्कर्स को दिए जाते हैं एज रिवॉर्ड ऑफ देयर लेबर एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि उनको ये रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं उसके बदले में जो कि उन्होंने सर्विसेज हमें प्रोवाइड की हैं या फिर जो उन्होंने लेबर की है। अब इसके डिफरेंट सिस्टम डिवाइस किए गए हैं रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, एम्प्लॉयर्स की भी और एम्प्लॉई की भी। तो यूजुअली उन्होंने कहा है एम्प्लॉयर मेक्स अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी पेमेंट टू वर्कर्स फॉर अ स्पेसिफाइड वर्क और जॉब डन, कि ज़्यादातर जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं अगर हमारे वर्कर एक स्पेसिफाइड काम करें, एक जॉब करें, तो उन्हें फ़िक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट, फ़िक्स माली पेमेंट उन्हें कर दी जाती है, ठीक है। द स्पेसिफाइड मॉनेटरी पेमेंट और मिनिमम वेजेस कुड ईदर बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आवर्स ऑफ अटेंडेंस और टू द क्वांटम ऑफ वर्क। तो ये जो मॉनेटरी पेमेंट की जाती है या मिनिमम वेजेस हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास लोएस्ट लीगल रेम्यूनरेशन है कि इससे कम हमारा एम्प्लॉयर हमें पे नहीं कर सकता, इससे कम करेगा तो वो इलीगल होगा। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, या तो पर्टिकुलर आवर्स पे कि हमने 9 घंटे काम किया या 8 घंटे काम किया तब हमें ये पेमेंट मिलेगी, या फिर क्वांटम ऑफ वर्क, बेसिकली काम कितना किया है, इससे मतलब है कि मेजरेबल अमाउंट काम की कि इतना काम हो गया है। तो जो वेजेस हैं वो वर्कर्स को दिए जाते हैं फॉर द टाइम स्पेंट बाय देम इन एन ऑर्गेनाइजेशन और द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर इट, कि जितना उन्होंने काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से, या फिर जितनी उन्होंने सामान बनाया है हमारे लिए। तो दो बेसिक सिस्टम है हमारे पास उनको कंपनसेट करने के, एक टाइम से रिलेटेड है और दूसरा क्वांटम ऑफ वर्क से। In between these two basic or extreme systems of labor remuneration, there are a number of variants in vogue in many industries. vogue का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास जनरली एक्सेप्ट कर ली जाए, ठीक है, जो कि ट्रेंड में हो या फैशन में हो। तो उन्होंने कहा है बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं लेबर्स को कंपनसेट करने के लिए। Organized trade unions and state regulatory measures have significantly contributed to the introduction of various bonus and incentive schemes for labor. तो अब जो ट्रेड यूनियंस हैं ये लेबर्स के फ़ायदे के लिए भी काम करती हैं, और स्टेट रेगुलेशंस ये सब ऐसे मेजर्स लेते हैं जिनसे एम्प्लॉयज़ को ना सिर्फ यानी कि उनकी बेस सैलरी मिले बल्कि कुछ इंसेंटिव्स भी मिले, कुछ एक्स्ट्रा पे भी मिले, कोई बोनस वगैरह। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं वेरियस बोनस एंड इंसेंटिव स्कीम्स। Demand for increased wages is a natural consequence on the part of labor while the employer tends to resist this demand. अब जो काम कर रहे हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारी पे बढ़े, ठीक है, नेचुरल कंसिक्वेंस है कि जो लेबर है जो काम कर रहा है वो चाहेगा कि मेरे वेजेस इंक्रीज़ हों, बट जिसने देने हैं एम्प्लॉयर ने वो इसको रेजिस्ट करेगा कि मेरे पास से पैसे जाने हैं तो ना जाएं, जितने जा रहे हैं उतने जाएं। However, it must be borne in mind that high wages do not necessarily result in higher cost of production. तो इसका क्या मतलब है कि ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा वेजेस देंगे तो आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट नेसेसरीली ज़्यादा ही पड़ रही है एम्प्लॉयर को, क्योंकि देखें अगर लेबर सेटिस्फाइड है हाई वेजेस के साथ तो हो सकता है अल्टीमेटली इंक्रीज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हो जाए हमारे पास, यानी कि लेबर खुश होकर ज़्यादा अच्छे से काम करें, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हमारे पास इन टर्न क्या करेंगे, रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इन टर्न हमारी ये कॉस्ट्स कम होंगी पर यूनिट। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड वेज सिस्टम, ये हमारे पास एक अच्छे वेज सिस्टम की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट भी है। द एम्स ऑफ अ वेज सिस्टम शुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फेयर वेज, के सबको फेयर वेज मिले, एक मुनासिब वेजेस पर लोग काम करें। अ गुड वेज सिस्टम शुड हैव अमंग अदर्स द फॉलोइंग फीचर्स। एक अच्छे वेज सिस्टम के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो एक तो शुड बी फेयर टू ऑल वर्कर्स, ठीक है, हर वर्कर के साथ इंसाफ होना चाहिए। अ गारंटीड मिनिमम वेज शुड बी अश्योर्ड टू ऑल वर्कर्स, मिनिमम वेज लाजमी मिलना चाहिए, गारंटीड होना चाहिए। द
The system should be acceptable to workers so as to avoid the work to rule, stoppage of work and slowdowns. तो सिस्टम इतना एक्सेप्टेबल होना चाहिए वर्कर्स के लिए कि वो वर्क टू रूल ना करें. वर्क टू रूल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जितना आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है आप बस एग्जैक्टली उतना ही काम करें और उससे ज़्यादा आप कुछ भी ना करें. मतलब कि बस आप क्या कहते हैं, काम को अपने सर पर बोझ की तरह उतार रहे हैं कि कोई बोझ था और उसको बस उतार दिया. यानी कि इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे. जिस तरह अपना काम करते हैं वर्कर्स, वो अपना काम समझ के नहीं, वो बस एक मजबूरी के तहत करेंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड हैव द एलिमेंट्स ऑफ सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और सर्टेनिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके वेज सिस्टम में. इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव्स टू वर्कर्स को इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए. It should be in conformity of various labor laws and regulation of both local and national laws. तो इनको लॉज को फॉलो करना चाहिए. वेज सिस्टम को इलीगल नहीं होना चाहिए. It should invariably contain an increment clause providing for an automatic rise in wages and attendances as cost of living index number increases. तो ऐसा क्लोज भी होना चाहिए इंक्रीमेंट का कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल आपकी 10% पे बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे पास बढ़ती रहती है. द वेज सिस्टम शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिसेबल so as to keep its operational and administrative cost at a minimum. और प्रैक्टिसेबल भी होना चाहिए. कुछ ऐसा नहीं कि हम उसे प्रैक्टिस ही ना कर सकें, क्योंकि उसको भी तो चलाने के लिए, वेज सिस्टम को भी ऑपरेशनल रखने के लिए हमें कुछ कॉस्ट आती है, तो वो भी मिनिमम रहनी चाहिए. देन वी हैव कमीशन. इन सम जॉब्स एम्प्लॉयज़ में बी remunerated by a basic salary plus an additional amount specifically related to that employee's performance. तो कुछ जॉब्स में एक तो कंपनसेट किया जाएगा बेसिक सैलरी से, देन कुछ एडिशनल अमाउंट्स भी दे दी जाती हैं उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कोई अच्छा काम कर रहा है तो कमीशन हमारे पास वो अमाउंट है पेड टू एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन दैट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. जो किसी को परफॉर्मेंस की बिना पर दी जाएगी वो हमारे पास कमीशन है. एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली पेड टू सेल्समैन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स दैट दे हैव अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड. तो सबसे कॉमन है सेल्समैन के लिए कि वो ज़्यादा सेल्स करें एक गिवन पीरियड में, तो उनको कमीशन दिया जाता है. इन सम केसेस दे मे हैव अ वेरी लो बेसिक सैलरी, कि बेसिक सैलरी बहुत कम होती है, सो डैट कमीशन फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ देयर पे. तो कमीशन उनका लार्जेस्ट पार्ट होता है कि अगर वो सेल्समैन है, उन्होंने कुछ सेल नहीं किया, फिर भी एक बेसिक सैलरी उनको मिलेगी, लाइक एक चीज़ सिर्फ एक यूनिट सेल कर पाए हैं वो, बट अगर वो ज़्यादा करेंगे तब उनको कमीशन मिलेगा. सिंपलेस्ट फॉर्म में कमीशन विल यूजुअली बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अचीव्ड इन द प्रीवियस पीरियड. फॉर एग्जांपल 1% ऑफ सेल उनको मिल जाएगा. अगर उन्होंने 10 चीज़ें सेल की हैं तो उन सब का 1% जितने की वो चीज़ें थी उनका 1% मिल जाएगा. कमीशन में ऑल्सो बी पेड एट डिफरेंट स्केल्स सो डैट द हायर द सेल्स द हायर द कमीशन. कि जितनी सेल्स होंगी कमीशन उतना ही बढ़ता जाएगा, लाइक उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी. लाइक पहली 10 सेल्स पे 1% मिल रहा था तो 20 पर आपको फॉर एग्जांपल 2% मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह बढ़ता जाएगा. दिस बेसिस में बी अप्रोप्रिएट वेयर एम्प्लॉयज सेल्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स. जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें बेचते हैं, लेकिन वो आइटम्स हमारे पास स्मॉल वैल्यू होते हैं. यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई कार्स नहीं बेच रहे, ठीक है, और यही रोज़मर्रा का सामान है, ठीक है, तो वो स्मॉल वैल्यू चीज़ें होती हैं लेकिन लार्ज नंबर में बिकती हैं. तो अगर वो इसके बजाय हायर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बेचें तो लेवल ऑफ कमीशन वेरी करेगा विद द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल 2% उसे मिल सकता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ अप टू 10,000. 2.5% उसे मिल जाएगा जब 20,000 पे जाएगा. तो लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इस तरह हमारे पास इंक्रीज़ हो सकता है. Since the incentive is for the employer to make large volume of sale, it is important for the employer to ensure that the salesman is only rewarded for good sales. तो क्योंकि इंसेंटिव हमने तभी देना है जब वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स करेगा, तो ये एम्प्लॉयर को देखना पड़ेगा कि उसने गुड सेल्स कर दी हैं कि नहीं. और कमीशन स्कीम में कंटेन अ प्रोविज़न, उसमें एक आपका क्लोज ये भी हो सकता है कि तभी कमीशन दिया जाएगा जब जिस कस्टमर को उसने बेचा है उसने पे कर दिया है. वंस द या फिर जब कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस देख ली जाएगी कि ये हमें पे कर देगा. ऐसा नहीं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट पे ही नहीं किया तो हम पहले ही अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे दें और बाद में वो सेल ही ना हो. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन. हारून एक सेल्समैन है, वो मशीनरी बेचता है, ठीक है.
उसको 2% कमीशन मिलता है हर सेल पे, और एडिशनल 0.5% मिलता है एनी आइटम फॉर एनी आइटम ऑफ मशीनरी सेलिंग फॉर मोर देन 10,000, और 10,000 से ज़्यादा की जो वो चीज़ बेचता है तो उस पर 0.5% और मिलता है। इन एडिशन उसे 0.5% और मिलता है जब उसकी सेल एक्सेस हो ₹100,000 पर मंथ, यानी कि पूरे मंथ में उसने 1 लाख से ऊपर की सेल की है तो उस पर मज़ीद उसे 0.5% मिलेगा। तो जुलाई में उसकी जो सेल्स थी वो कितनी थी, अमाउंटेड टू 110,000, ठीक है, तो 1 लाख से तो ज़्यादा हो गई, तो 0.5% तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसकी सेल्स में 2 एक्सपेंसिव मशीन्स भी थी, एक 12,000 की और एक 17,000 की, और इस पर भी हमने कहा था कि 10,000 से ऊपर की कोई मशीनरी सेल करेगा तो उस पर भी 0.5% मिलेगा, तो 0.5 इस पर भी मिलेगा परसेंट और 0.5% इस 17,000 पर भी मिलेगा, ठीक है। तो कितना कमीशन उसने कमाया है ये अब हमने देख लेना। तो एक तो उसे बेसिक कमीशन मिलेगा जो कि था 2%, तो ये हमारे पास आ गया। टोटल जो सेल्स थी उसका 2% हमने निकाल लिया, तो ये 2200 आ गया हमारे पास। देन एक्सपेंसिव जो मशीन्स थी उनका 0.5% निकालना था, तो अलग अलग निकालने के बजाय साथ ही निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 145 इसका। और सेल्स जो उसने 1 लाख से ज़्यादा की थी, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा की थी उस पर हमने क्या करना है, उस पर 0.5 देना है। तो टोटल कितनी थी, टोटल थी 110,000 की, और कितनी उसने एडिशनल की ये निकालने के लिए उसमें से 100,000 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हम ये 10,000 का 0.5% निकाल रहे हैं, तो 50 इसका हो गया। सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास उसका टोटल कमीशन आ गया। देन शिफ्ट अलाउंस, व्हेन अ वर्कर इज़ वर्किंग इन ऑड आवर्स, जब ऑड आवर्स में वो काम कर रहे हैं, यानी कि जो उसका वर्क आवर्स नहीं है, ठीक है, नाइट शिफ्ट में कर रहे हैं, और लेकिन कुछ लोगों की होती है नाइट शिफ्ट है, तो ऑड आवर्स बेसिकली होता है हमारे पास जो 9 to 5 होता है ना, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं, ठीक है। तो इनके अलावा कोई भी आपकी शिफ्ट है तो वो ऑड आवर्स में है। ऑड का यही मतलब होता है ना, इरेगुलर या फिर अनयूजुअल, तो अगर नाइट शिफ्ट है तो वो ऑड आवर्स हैं। तो अगर आप ऑड आवर्स में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपेयर टू द नॉर्मल वेजेस जो आपको 9 to 5 में मिलना था, अगर आप रात 12 से सुबह 8 बजे तक काम कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इज़ नेम्ड एज शिफ्ट अलाउंस, तो इसे हम शिफ्ट अलाउंस कहते हैं क्योंकि आपकी शिफ्ट की वजह से आपको एक्स्ट्रा कंपनसेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर काम कर रहे हैं 8 आवर्स इन अ फैक्ट्री एट ₹50 पर आवर, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 50 रुपये से पर घंटे के मिलते हैं, तो इस केस में नॉर्मल वेजेस तो उसके बनेंगे ₹400, ठीक है, 8 घंटे के, तो ये नॉर्मल वेजेस हैं। बट अगर उसे कहा जाए कि फैक्ट्री में इतना ही काम करो इतने ही वेजेस पर, तो वर्कर्स के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ऑड आवर्स को, फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट में, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। इस एक्स्ट्रा बेनिफिट को बता दिए शिफ्ट अलाउंस कहते हैं। तो अब देखें, इन द अबव एग्जांपल वर्कर ऑफर्स ₹100 एज अ शिफ्ट अलाउंस, उसको जो अबव हमने एग्जांपल ली थी कि उसको अब कह रहे हैं कि नाइट शिफ्ट में काम करो, तो उसको ₹100 दिए जाएंगे एज शिफ्ट अलाउंस, तो उसके टोटल वेजेस बन जाएंगे 400 + 100 500 बन जाएंगे, उसमें 100 शिफ्ट अलाउंस है। देन वी हैव ओवर टाइम, नॉर्मली एन एम्प्लॉय इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर अ सेट नंबर ऑफ आवर्स, के उसे सेट नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करना पड़ता है हर हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे ओकेजन्स हो सकते हैं जब कि एम्प्लॉयर कहे कि लॉन्गर आवर्स काम करो, तो ओवर टाइम जो कि विच इज़ वर्कड ओवर एंड अबव द एम्प्लॉयज़ बेसिक वर्किंग वीक, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक में उसने हर 6 दिन 8 घंटे काम करना था, तो अब एक दिन ऑन फ्राइडे उसे ज़्यादा काम करना पड़ा 10 घंटे, तो वो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा उसने दिए हैं वीक में वो उसका ओवर टाइम है। इसको कंफ्यूज नहीं करना फ्लेक्स टाइम के साथ। फ्लेक्स टाइम क्या होता है, इन अ फ्लेक्स टाइम सिस्टम एम्प्लॉयज़ अलाउड टू work extra hours earlier in the week or month in return for which he will work fewer hours on later on। कि एक एम्प्लॉय कहे कि मैं आज मंडे के दिन 10 घंटे काम कर लेता हूँ और कल ट्यूसडे के दिन ये जो 2 घंटे मैं आज काम कर रहा हूँ वो कल नहीं करूँगा, तो ये एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस फ्लेक्स टाइम के लिए जो कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है उसके लिए एक्स्ट्रा कंपनसेट हमें नहीं करना पड़ेगा। जब वो अपने नॉर्मल आवर्स से एक्स्ट्रा काम करेगा तभी हमें कंपनसेट करना होगा उसे। तो हिज ओवरऑल नंबर ऑफ आवर्स वर्क रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो उसके टोटल
वर्क आवर्स थे वो तो कांस्टेंट रहे ना फ्लेक्स टाइम में। तो ओवर टाइम दैट इज़ पेड फॉर यूजुअली एट अ प्रीमियम ओवर एंड अबव द बेसिक आवर्स फॉर पीरियड। तो ओवर टाइम में हमारे पास यही होता है कि ये वो टाइम है जिसके लिए पे किया जाता है हमें हमारे बेसिक आवर्स के अलावा। ओवर टाइम बाय डायरेक्ट वर्कर्स में बी माइट बी इनकर्ड फॉर 2 रीजंस। ओवर टाइम क्यों हो सकता है? ईदर टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम इन अर्लियर इन प्रोडक्शन प्रोसेस, के शुरू में कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन से टाइम वेस्ट हो गया, अब उन्हें कम पीरियड में ज़्यादा काम करना तो वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ेगा, या फिर उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जितना ओरिजिनली एंटिसिपेटेड था कि हमें 100 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन में गए तो पता चला नहीं 200 यूनिट्स का काम है ये, तो फिर इसके लिए भी वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम बीइंग वर्क मीन्स दैट मोर यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, क्योंकि ओवर टाइम कर रहे हैं तो ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होंगे। लेकिन अगर आपका पहले टाइम वेस्ट हो गया था इसलिए आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो इसमें हमारे यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस उतने ही होंगे, ठीक है, कि प्रोडक्शन को वापस खड़ा किया जा सके कि जितना हमारा टाइम वेस्ट हो गया था, ठीक है, उसी लेवल पर पहुंचाया जा सके जितना हमने एंटिसिपेट किया था शुरू में। ओवर टाइम दैट इज़ बीइंग वर्कड इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर अननेसेसरीली लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम इज़ अवॉइडेबल एंड शुड नॉट हैव अकर्ड। तो वो ओवर टाइम जिसमें हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है वो तो हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हमें फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है, जितना हमें फ़ायदा हो रहा है उतना हम एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा पे कर देंगे। लेकिन ऐसा ओवर टाइम जो कि लॉस्ट टाइम की वजह से अकर हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ प्रोडक्शन हमारी उतनी होनी है, फ़ायदा हमें उतना ही होना है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो ये नुकसानदेह है। ओके, देन कैलकुलेटिंग ओवर टाइम पे, कैसे पे को ओवर टाइम पे को कैलकुलेट किया जाता है? आवरली पेड वर्कर्स जो जिनको घंटे के हिसाब से पे किया जाता है मे बी पेड ओवर टाइम एट वेरियस डिफरेंट रेट्स, उनको मुख्तलिफ रेट्स पर ओवर टाइम पे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द आवरली रेट ऑफ ओवर टाइम मे बी द सेम एज बेसिक रेट ऑफ पे और हायर देन द बेसिक रेट ऑफ पे। तो उतने ही हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल घंटे के आपको 100 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, तो अब ओवर टाइम आपने करना तो आपको 100 ही मिलेंगे, या फिर कहा जा सकता है कि आपको 110 मिलेंगे, ठीक है। तो ये या तो हायर मॉनिटरी अमाउंट हो सकती है या फिर बेसिक पे का ही कोई प्रोपोर्शन हो सकता है, जैसे कि टाइम एंड हाफ 1.5, ठीक है। द आवरली रेट ऑफ ओवर टाइम में वेरी, ये वेरी कर सकता है आवरली रेट अकॉर्डिंग टू व्हेन ओवर टाइम इज़ वर्कड। अगर तो इवनिंग रेट है वो टाइम एंड हाफ हो सकता है, या फिर वीकेंड रेट है तो वो डबल टाइम हो सकता है 2x, क्योंकि वीकेंड पर तो लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वीकेंड पे करना पड़े तो आपको डबल देना पड़ेगा कंपनसेशन। तो आवरली रेट में भी मे वेरी विद द नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स वर्कड। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहा है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 5 आवर्स टाइम एंड हाफ होंगे, यानी कि फ़र्स्ट 5 आवर्स के लिए उसे 1.5 दिया जाएगा, और जो उससे ज़्यादा काम करेगा उसे 2% दिया जाएगा। या फिर हम वीक के हिसाब से कर सकते हैं, वीकली पेड वर्कर्स। तो द नंबर ऑफ आवर्स ओवर टाइम वर्कड को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द रेट एट विच ओवर टाइम इज़ पेड, यानी कि बात वही है, वहाँ पर आवर के हिसाब से था और यहाँ पर वीक के हिसाब से है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिया गया है, 60 घंटे काम किया है, ठीक है, किसी ने, और नॉर्मल वेज रेट था कि 1 घंटे के 50 रुपये मिलते थे। ओवर टाइम उसने किया है 12 आवर्स। तो ओवर टाइम की एक स्कीम हमारे पास है कि 1 से 5 घंटे वो काम करेगा तो उसे 1.5 टाइम्स ओवर टाइम दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा 5 घंटे से ज़्यादा काम करेगा छठे घंटे के लिए उसे 2 टाइम्स दिया जाएगा, डबल ओवर टाइम। और स्कीम 2 है हमारे पास वीकली, ठीक है। तो अगर वीक डे ओवर टाइम है हमारे पास 8 आवर्स, वीक डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसे 1.5 टाइम्स दिया जाएगा, और वीक एंड पर कर रहा है और संडे पर 4 आवर्स तो उसे हम कितना देंगे, 2 टाइम्स। तो अब हमने ओवर टाइम कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट 5 आवर्स के लिए हमने देख लिया, देखें 5 आवर्स से उनको किससे मल्टीप्लाई किया, 1.5, क्योंकि 1 से 5 आवर्स के लिए हमारी स्कीम क्या थी, 1.5 टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि 50 पर आवर की हमारे पास पे है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट 5 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 7 आवर्स के लिए
तो ये 7 हमारे पास कहाँ से है, बेसिकली 12 आवर्स ओवर टाइम था ना, तो पहले 5 हमने इसमें से निकाल दिए, तो 12 - 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये 7 आवर्स जो बचे थे उनको हमने डबल और ओवर टाइम देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल वेजेस जो हमारे थे 50, तो ये दोनों हमारे पास आ गए, इन दोनों को ऐड कर लिया तो आवरली बेसिस पर हमारा ओवर टाइम ये आ गया। सेकंड स्कीम के अंडर हमारे पास 8 घंटे वीक डेज़ में काम किए उन्होंने ओवर टाइम, तो उसको 1.5 से करना है, ठीक है। 1.5 टाइम्स तो हमारे पास 600 आ जाएगा, और जो बाकी 4 घंटे की है वो हमारे पास डबल है, तो 4 × 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो आवरली रेट था हमारे पास, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल वेजेस आ गए। इन रश आवर्स द ओवर टाइम पेमेंट विल बी चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस, while in normal conditions the overtime will be charged to FOH। तो रश आवर्स बेसिकली पीक टाइम होता है, ठीक है। तो इस पीक टाइम में जो ओवर टाइम पेमेंट हम करेंगे वो हम इस अकाउंट में से करेंगे, वर्क इन प्रोसेस वाले, और नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट से पेमेंट करेंगे। तो सिस्टम ऑफ वेजेस हमारे पास 2 प्रिंसिपल सिस्टम हैं वेजेस के, 2 बेसिक सिस्टम्स हैं, टाइम वेज या फिर पीस रेट और पीस वर्क। तो टाइम बेस्ड वेजेस में क्या होता है, वेजेस वर्कर को दिए जाते हैं टाइम की बेसिस पर, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने कितना काम किया है, ठीक है। तो द वेज इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट टाइम की बेसिस पर किया जाता है, आवरली, डेली, वीकली या मंथली। फॉर्मूला क्या है, जितने घंटे काम किया है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। एज्यूमिंग किसी को दिए जा रहे हैं ₹110 पर आवर और उसने 200 घंटे काम किया है, तो इस 110 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उसके वेजेस आ जाएंगे। देन पीस रेट जो है हमारे पास क्या होता है कि अंडर दिस मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन अ वर्कर इज़ पेड ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उसे प्रोडक्शन की बेस पर पे किया जाता है और टाइम की बेस पर नहीं किया जाता, चाहे वो उतना ही काम और जितनी प्रोडक्शन हम उससे चाहते हैं, चाहे वो 1 घंटे में कर ले, चाहे वो 10 घंटे में करे, ठीक है। हमने उसे जितना काम उसने किया है उसकी बेस पर देना है। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ ऑल इंसेंटिव स्कीम्स है। The rate is expressed in terms of certain sum of money for every unit. For example, 1 यूनिट पर उसे 2 रुपये मिल जाए, तो यूनिट प्रोड्यूस जितने उसने यूनिट किए हैं और जितना उसका रेट था, तो एक वर्कर को दिए जाते हैं ₹50 पर यूनिट, और उसने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसने 7 आवर्स में कर दिए हैं, तो इसमें 7 आवर्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे पास टाइम बेस्ड सिस्टम में था। तो अब इस 50 को हमने सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास उसके वेजेस आ जाएंगे। हाउएवर अ वेल रेगुलेटेड पीस रेट सिस्टम हैज़ गारंटीड मिनिमम वेज, लेकिन इसमें एक जो अच्छा सिस्टम होता है पीस रेट का, उसमें जो हमारा मिनिमम वेज है वो फिर भी गारंटीड होता है कि जितने भी यूनिट्स बनाए मिनिमम वेज उसको मिलेगा। और अ वेल रेगुलेटेड पीस रेट सिस्टम विद अ गारंटीड मिनिमम वेज ऑफ कंपनसेशन इज़ मच सुपीरियर ओवर द टाइम रेट सिस्टम। तो ऐसा वाला हमारे पास कौन सा सिस्टम, पीस रेट वाला सिस्टम, जिसमें एक बेस वेज जो मिनिमम वेज है वो गारंटीड है कि ये मिलने ही मिलने हैं। ये सिस्टम हमारे पास टाइम बेस्ड सिस्टम से, टाइम रेट सिस्टम से काफ़ी अच्छा होता है। ओके, पीस रेट विद गारंटीड वेज रेट, तो इस सिस्टम में वर्कर को मिलता है रिसीव द स्ट्रेट पीस रेट फॉर द नंबर ऑफ पीसेस ही प्रोड्यूस, कि जितना काम किया है, जितने पीसेस प्रोड्यूस किए हैं उसके लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट हिज टोटल रेम्यूनरेशन इज़ मोर देन हिज अर्निंग्स ऑन अ टाइम रेट बेसिस। लेकिन ये कब होगा ऐसा, ये तब होगा कि जो उसकी टोटल रेम्यूनरेशन है, टोटल उसकी कंपनसेशन है, वो ज़्यादा बन रही हो उसकी टाइम बेस्ड रेट अर्निंग पर, ठीक है, जो टाइम बेसिस पर उसको अर्निंग मिल रही है उससे ज़्यादा उसने यानी कि प्रोड्यूस किया है, ठीक है। लेकिन अगर उसने नहीं किया, पीस रेट जो है इसकी अर्निंग अगर कम हो रही है मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग से, ठीक है, फॉर एग्जांपल बेस पे 10K है, ठीक है, वैसे तो हमारी 40K है, चलिए 40K लगा लेते हैं, बेस पे 40K है, ठीक है। तो अगर जितने यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं वो 30K के बन रहे हैं, राइट, तो फिर उसको इसके ऊपर इंसेंटिव नहीं मिलेगा, फिर उसे यही बेस जो रेट है टाइम रेट, ठीक है, जो फिर 40K बन रहा है टाइम बेसिस पर, तो उसको फिर यही 40K मिल जाएगा, फिर उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर इस 40K से ज़्यादा हो रही है, जो उसने प्रोड्यूस किया है वो उससे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से उसे इसके ऊपर पीस रेट के हिसाब से पे कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ़ यूनिट उसने जितने प्रोड्यूस किए हैं उस हिसाब से। देन वी हैव प्रीमियम प्लान्स। 2 प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन के बीच में उन्होंने कहा है एक वैरायटी है हमारे पास बोनस और प्रीमियम प्लान्स की, ठीक है, ये 2 सिर्फ नहीं है, इनके कई वेरिएंट्स हैं हमारे पास।
ओके, जिनमें वर्कर को कंपनसेट किया जाता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए और उनकी स्किल्स के लिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस बोनस एंड प्रीमियम प्लान्स आर कि इनके मकासद क्या हैं। टू इंड्यूस वर्कर्स टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स ताकि अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। एडिशनल वेजेस उनकी स्किल और एफर्ट्स के लिए उनको दिए जाएं और ताकि लेबर का मोरल बढ़ाया जा सके। अच्छा, मोरल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल जो मेंटल इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्टेट होता है किसी इंसान का, तो लेबर का मोरल बढ़ाना है, मतलब कि उसका ये स्टेट हमने सही करना है कि जो उसका कॉन्फिडेंस है, एंथुसियाज्म है, विलिंगनेस है काम करने के लिए, वो बढ़ सके। आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, सर्विसेज ऑफ गुड वर्कर्स ये हमारे पास रिटेन हो सके। टू इंड्यूस द वर्कर्स टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ हमारे पास काम कर सकें। तो बेसिकली लॉयल्टी और सिंसियरिटी बढ़ सके। ओके, टू इस्टेब्लिश बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स, और लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जा सके। एसेंशियल फीचर्स ऑफ साउंड वेज इंसेंटिव प्लान, कि एक अच्छे वेज इंसेंटिव प्लान के क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो वेरियस इंसेंटिव वेज स्कीम have been designed to overcome drawbacks of two principal system of labor compensation, कि जो इनके ड्रॉबैक्स हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है, उनको ओवरकम करने के लिए काफ़ी इंसेंटिव स्कीम बनाई गई हैं। तो a system of wage payment that would ensure both quality and quantity of product is known as incentive or bonus or premium plan। तो जो ऐसा हमारे पास सिस्टम हो जो कि हमें क्वालिटी भी प्रोवाइड करे और क्वांटिटी भी, उसे इंसेंटिव या बोनस प्लान या फिर प्रीमियम प्लान कहते हैं। Essentially all incentive plans are a combination of two basic wage plan। कोई भी प्लान निकाले वो इन दोनों का ही कम्बिनेशन होंगे, टाइम रेट का या पीस रेट का। तो कुछ एसेंशियल फीचर्स क्या हैं ये दिए गए हैं। प्लान एक्सेप्टेबल होना चाहिए वर्कर्स के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए। इंसेंटिव शुड बी रिलेटेड टू एफर्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए, एंड शुड बी सफिशिएंटली हाई, और इतना हाई होना चाहिए एज टू प्रोवाइड इंड्यूसमेंट टू ग्रेटर एफर्ट। और बेसिकली इंड्यूसमेंट का मतलब आप निकालें कि मोटिवेट करें वो ग्रेटर एफर्ट के लिए, कि लोग ज़्यादा मेहनत करें, उसके लिए आपको इंड्यूस करें, मोटिवेट करें, ठीक है। ओके, इट शुड बी सिंपल होना चाहिए और तमाम वर्कर्स को आसानी से समझ आ जाना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम और नॉर्म्स अपॉन विच वेज इंसेंटिव इज बेस्ड शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज़। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इस पर बेस होना चाहिए, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ पर। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बिज़नेस एफिशिएंसी की टेक्निक्स की स्टडी है, ठीक है, जिसमें वर्क प्रोसेसेस को एनालाइज किया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड जब एक बार फिक्स हो जाए उनको चेंज नहीं करना चाहिए अनलेस इट इज़ नेसेसिटेड, जो किसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जब तक आप किसी अपने काम के मेथड में चेंज नहीं कर रहे। लाइकवाइज यूनिलैटरल एंड अनवारंटेड रेट कटिंग्स शुड बी अवॉइडेड। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि एक साइड से आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि आपकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं है, और वो आपके रेट कट करना शुरू कर दे कि अब आपको आवरली $10 नहीं मिलने, अब आपको आवरली $5 मिलने हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। नो अपर लिमिट शुड बी प्लेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल अर्निंग्स, कि अपर लिमिट नहीं लगानी चाहिए कि इससे ज़्यादा कमा ही नहीं सकता, कि इसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, अब ये 101वां करेगा तो इसको पेमेंट नहीं मिलनी, ये नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव प्लान शुड एम एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन बढ़े। इंसेंटिव प्लान ऐसा होना चाहिए कॉस्ट रिड्यूस हो और वर्कर्स का मोरल बढ़े। ओके, स्कीम शुड बी ऑपरेटेड विदाउट एक्सेस एंड ऑपरेटिव कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए ऑपरेशन की, ठीक है। इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड इंसेंटिव शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपरली असेस टाइम वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्टिव जॉब्स। तो एक तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा जो इंसेंटिव्स हैं वो बेस्ड होने चाहिए प्रॉपरली असेस टाइम वैल्यूज़, कि हर जॉब की टाइम वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलने चाहिए। द स्कीम शुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स बाय द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल कंसर्न्ड, कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट हों, कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट यही चाहती है कि कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन बढ़े, तो एम्प्लॉयज़ भी इसके लिए मोटिवेटेड होने चाहिए। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के यानी कि ये किस ज़रिए से होगा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के दोनों मिल के काम करेंगे, बल्कि सब मिल के काम करेंगे। ऑफ ऑल कंसर्न्ड, जो भी इस मामले में कंसर्न्ड हैं,
इन सबको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे. द ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड इंसेंटिव रेट्स शुड बी रिमूव्ड एट वंस. कि कोई भी शिकायत हैं वर्कर्स को वर्क स्टैंडर्ड के हवाले से स्पेशली या फिर इंसेंटिव के हवाले से, तो उनको फ़ौरन हमें रिमूव करना है. Success of an incentive plan largely depends on mutual cooperation and understanding between employer and employees. तो सक्सेसफुल कब होगा एक प्लान? जब हमारे पास कोऑपरेशन होगी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, और कोई भी वर्कर को शिकायत होंगी तो उनको फ़ौरन रिमूव किया जाएगा. एंड अबव ऑल सबसे ज़रूरी क्या बात है कि पेमेंट ऑफ इंसेंटिव और बोनस शुड बी मेड as soon as possible after work is completed. कि जो आपके वर्कर को पेमेंट करनी है वो जल्द से जल्द हो कर दी जाए जैसे ही आपका काम हो गया है. जैसा कि हदीस में भी आता है कि मज़दूर को उसकी मजदूरी दे दी जाए उसका पसीना खुश्क होने से पहले, राइट. तो एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे याद नहीं है, बट मफ़हूम उस हदीस का यही था. तो ये सब स्टैंडर्ड्स तो आज सेट हो रहे हैं, बट इस्लाम ने हमें शुरू से ही एक परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ दी है. ओके, सम इम्पोर्टेंट इंसेंटिव वेज प्लान्स. तो कुछ ज़रूरी यानी कि वेज प्लान्स जो कि आपको पता होने चाहिए वो कौन से हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ. ये हमारे पास हैं टाइम रेट बेस्ड जो से हैं. तो ये हमारे पास आ जाते हैं हॉल्जी प्रीमियम प्लान, हॉल्जी वियर प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्लान. और पीस रेट बेस प्रीमियम प्लान में हमारे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान. और फिर ये बताया गया कि वर्कर की टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करते वक्त अंडर डिफरेंट इंसेंटिव वेज स्कीम हम 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इनको अकाउंट में लेते हैं. यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम वर्कड और टाइम सेव्ड. कि कितना आउटपुट दिया आपने, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, काम किया कितना है और टाइम बचाया कितना है. ठीक है, कितने टाइम वर्क किया. ठीक है. अच्छा, टाइम रेट बेस्ड प्रीमियम प्लान में सबसे पहले हॉल्जी प्रीमियम प्लान, तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, आई थिंक हॉल्जी. ठीक है. अच्छा, अंडर दिस सिस्टम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है हर जॉब या ऑपरेशन के लिए, और टाइम रेट इज़ गारंटीड टू अ वर्कर इफ़ ही कम्प्लीट्स द जॉब विद इन स्टैंडर्ड टाइम. और टाइम रेट तो उसको मिल ही जाएगा. ठीक है, गारंटी किया जाता है कि इतने स्टैंडर्ड टाइम में तुम काम कर लोगे तो तुम्हारी ये बेस पेमेंट मिल जाएगी. और मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम ही इज़ पेड द स्टैंडर्ड रेट. या फिर जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे ज़्यादा में भी लगा के काम करता है, यानी कि 7 घंटे के बजाय 10 घंटे में भी कर लेता है, तब भी उसे स्टैंडर्ड रेट दिया जाएगा. लेकिन अगर जॉब को वो कंप्लीट कर लेता है लेस देन स्टैंडर्ड टाइम में, ही इज़ गिवन वेजेस फॉर द एक्चुअल आवर्स टेकन प्लस बोनस इक्वल टू 1.5 ऑफ द वेज ऑफ टाइम सेव्ड. लेकिन अगर उसने कम टाइम में काम कर लिया, उसने टाइम बचा लिया, तो जितना उसने टाइम बचा लिया ना, तो एक तो उसने जितने घंटे काम किया है उतना उसे मिल जाएगा. ठीक है, वेजेस उसके हिसाब से मिल जाएंगे, प्लस उसे बोनस मिलेगा इक्वल टू हाफ, यानी कि 0.5 या फिर हाफ कह लें ऑफ द वेज ऑफ टाइम सेव. तो जितना टाइम उसने बचाया है उसका उसे हाफ बोनस मिलेगा. ठीक है, यानी कि टोटल तो मिल रहा है उसे जितने घंटे काम किए प्लस हाफ बोनस. तो इसका क्वेश्चन आप देखें, अगर आपको वेजेस दिए गए हैं पर आवर आपको ₹1.50 मिलता है, और टाइम अलाउड कितना है, 16 घंटे आपका स्टैंडर्ड टाइम है. टाइम टेकन कितना है, 12 आवर्स, यानी कि उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम कर लिया, 4 घंटे उसने बचा लिए. तो आपने ग्रॉस अर्निंग निकालनी है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स निकालना है. तो सॉल्यूशन हम देखते हैं हॉल्जी प्रीमियम प्लान से. तो ग्रॉस अर्निंग जो टोटल अर्निंग थी वो कितनी हुई, बेसिक पे आपको पता है आवरली रेट कितना था, 1.50. तो 1.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने घंटे उसने काम किया, 12 आवर्स, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 बेसिक पे आ गई. बोनस पे अब आपने निकालनी है, कितने घंटे बचाए थे, 4 घंटे. तो 4 घंटों का देखें, 4 घंटे इनका हमें कितना बोनस मिलना है, हाफ. तो हाफ इंटू 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारी वेजेस थे पर आवर 1.50 से. ठीक है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 21. तो जो ग्रॉस अर्निंग है वो आपकी 21 आ गई. ठीक है, अब जो हमने इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स निकालना था, ये हम कैसे निकालेंगे, देखें 21 उसकी ग्रॉस पे मिली है ना, सब कुछ मिला के, उसको जो
जितने घंटे काम किया था 12 आवर्स उससे डिवाइड कर देंगे तो ₹1.75। तो बेसिकली इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग उसका ये है। असल रेट ऑफ अर्निंग कितना था 1.5, बट बोनस के बाद जो अफेक्ट हो रहा है, इफेक्टिव क्यों, जो कि टेक अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से मिल रही है वो कौन सी है, इस हिसाब से मिल रहा है ना 1.75 के हिसाब से। देन वी हैव होल्जी-वियर प्रीमियम प्लान। इस मेथड के अंडर क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग द सेम एज होल्जी प्लान, सब कुछ सेम है होल्जी प्लान के जैसे ही। द रेट ऑफ प्रीमियम यूजुअली इज अप्लाइड इज 33.33, रेशो 66.67। तो जो प्रीमियम अप्लाई किया जाता है इसमें बस उसकी रेशो ये दी गई होती हैं, ठीक है। तो शेयरिंग प्लान बेसिस, इन प्रैक्टिस द बोनस इज़ ऑन अ 50-50 शेयरिंग स्कीम। तो शेयरिंग प्लान बेसिस बेसिकली क्या होती हैं, ये यही है कि इंसेंटिव वेज सिस्टम जो हमारा होता है, जहाँ पर एम्प्लॉय को मिलता है गारंटीड बेस वेज मिले प्लस उसको बोनस परसेंटेज मिले, तो उसे शेयरिंग प्लान बेसिस कहते हैं। तो इस शेयरिंग प्लान बेसिस में होल्जी-वियर में हमारे पास ये रेशोज़ अप्लाई होती हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस में जो बोनस है वो 50-50 की रेशो पर दिया जाता है। तो हमने अर्निंग्स और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करना है पर आवर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था उसी से, लेकिन अब हमने होल्जी-वियर प्रीमियम प्लान देखना है। तो सबसे पहले ग्रॉस अर्निंग्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक पे निकालेंगे। तो बेसिक तो हमारे पास 18 ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि 12 आवर्स काम किया और 1.5 हमारे पास रेट था। अब इसमें बोनस पे ऐड करनी है। तो अब हमने बोनस क्या निकालना है 33.33 की रेशो पर, ठीक है, % ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया था मल्टीप्लाइड बाय जो रेट था। तो ये हमारे पास ग्रॉस अर्निंग्स आ गई। अब टोटल ग्रॉस अर्निंग्स को हम डिवाइड कर देंगे जितने घंटे काम किया था, तो ये इफेक्टिव अर्निंग्स आ गई, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने 33.33% क्यों लगाया है, 66.67 क्यों नहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास टिपिकली सेट होता ही 33.33% पर है, ठीक है। यहाँ पर 1/3 के लें इसको, 1/3 निकालें तो यही बनता है, ओके। तो ये इस पर सेट होता है अनलेस एक्सप्लिसिटली आपको स्टेट किया हो क्वेश्चन में कि आपने 66.67 लगाना है, ठीक है। और ये 50% कब लगाना है, जब स्टैंडर्ड, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस है ना, जो प्रैक्टिस है वही स्टैंडर्ड है। तो अगर स्टैंडर्ड लिखा होगा तब आपने 50% वाला लगाना है, और अगर वैसे ही लिखा होगा कि होल्जी-वियर प्रीमियम प्लान तो 33.3% और 66.67 तब लगाना है जब 66.67 मेंशन्ड हो। अच्छा, देन वी हैव रोवन प्रीमियम प्लान। तो ये सिस्टम सिमिलर है अबव 2 प्लान से। वर्कर्स गारंटीड ऑर्डिनरी रेट उसको मिलेंगे वेजेस के, बोनस उसके ऊपर दिया जाएगा जितना उसने टाइम सेव किया उसके हिसाब से। रोवन सिस्टम के अंदर बोनस आवर्स आर कैलकुलेटेड एज प्रपोर्शन ऑफ टाइम टेकन, जितना टाइम लगाया गया है उसके प्रपोर्शन में, विच द टाइम सेव बेयर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपका बोनस परसेंटेज है, आपका बोनस जो है, ठीक है, वो एक परसेंटेज है, ठीक है। और वो क्या है परसेंटेज, वो किसके इक्वल होती है, यूजुअली द फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो कि आपने सक्सेसफुली बचा लिया है, ठीक है। तो कंपेयर्ड, उसको कंपेयर आपने करना है, ठीक है, जो आपने बचा लिया। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फ्रैक्शन बचा ली अपने टाइम की, ठीक है, उसे एफ कह लेते हैं। वो फ्रैक्शन जो आपने बचा ली है उसको कंपेयर किससे आपने करना है, एक्चुअली आपने उसे कंपेयर करना है जो आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर सिंपली कही गई है। और अंडर दिस सिस्टम अ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस इज़ अप्लाइड। एक दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है, कैसे, टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन, कितना टाइम अलाउड था उसमें से माइनस कर दें जितना टाइम लगा है, एक्चुअल जितना टाइम आपने एक्चुअली लगाया, डिवाइडेड बाय देन अगेन ये टाइम अलाउड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए। और स्टेप 2 क्या है, ये बोनस आपने अप्लाई कर देना है बेसिक पे पे। तो ये जो बोनस रेट आ गया है यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया बेसिक पे से, तो आपके पास बोनस पे आ गई। इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऊपर दिया गया था उसी पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम अलाउड कितना था 16 आवर्स, उसमें से एक्चुअल टाइम लगा कितना 12 आवर्स, डिवाइडेड बाय अगेन 16, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, तो 25% आ जाएगा। ग्रॉस अर्निंग्स हमारे पास कितनी थी, सॉरी बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे में जब बोनस ऐड करेंगे तब ग्रॉस अर्निंग्स आएंगी, ठीक है। तो बेसिक पे आपके पास टोटल कितनी थी, वो तो 18 रुपीज़ थी। उसमें अब आपने इस 18 का
25% ऐड कर देना है। तो वो 4.50 बन रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, ग्रोस पे आ गई। इसको आप डिवाइड कर देंगे आवर्स से, तो आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगा। देन आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ओवर टाइम पे के। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वर्कर एस एक वर्कर है, वो नॉर्मली काम करता है 35 आवर पर वीक, ठीक है। उसका यानी कि पर वीक 35 आवर्स हैं, तो उसको पे किया जाता है ₹5 पर आवर, और एक वीक में वो काम करती है हमारे पास 12 आवर्स ओवर टाइम, 1 आवर ईच वीक डे, हर घंटे एक वीक डे पे काम करती है वो, और 7 आवर्स सैटरडे को। तो उसका ओवर टाइम पेमेंट कितनी होगी? अगर उसको टाइम एंड हाफ फॉर ऑल ओवर टाइम आवर्स, उसको 1.5 दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसे दिया जाता है टाइम एंड हाफ फॉर इवनिंग ओवर टाइम एंड डबल फॉर वीकेंड ओवर टाइम, यानी कि 1.5 दिया जाता है वैसे ओवर टाइम के लिए, और जब वो वीकेंड पर करती है तो सिर्फ डबल दिया जाता है। एंड पेड 1 एंड टाइम एंड हाफ यानी कि 1.5 फर्स्ट 8 आवर्स के लिए, और डबल दिया जाता है उन 8 आवर्स के बाद। तो बेसिक रेट ऑफ पे उसका कितना है, पहले वो निकाल लेंगे। ₹5 पर आवर था, ओके, यानी कि देखें ओवर टाइम रेट ऑफ पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिक था 5, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ठीक है। तो आपके पास ओवर टाइम का रेट आ जाएगा ₹7.50 पर आवर। तो ओवर टाइम पे अब आप निकाल लेंगे, 12 आवर्स उसने काम किया था, और इसको आपने ये ओवर टाइम रेट ऑफ पे से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 12 आवर उसका ओवर टाइम था, ठीक है। तो ये ओवर टाइम का आपके पास पेमेंट आ गई। अब बेसिक रेट ऑफ पे बी के लिए, बी में उसको कितना मिल रहा है, ये हमने फर्स्ट निकाल लिया 1.5 वाला। अब हमने निकाला 1.5 और 2, और फिर दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो बेसिक रेट था ₹5, ओवर टाइम उसका 1.5, ठीक है। और दूसरा ओवर टाइम जो वीकेंड्स के लिए था वो था 2, तो 5 × 2, तो ये हमारे पास बेसिक रेट आ गया। देन ओवर टाइम जब उसने इवनिंग में काम किया, और ओवर टाइम जब उसने वीकेंड में काम किया, सबका रेट आ गया। अब आपने ओवर टाइम पे निकाल लेनी है। 5 आवर्स जो उसने काम किया था क्या कहते हैं इवनिंग्स में, उसका रेट हमारे पास कितना आया था 7.50। 7.50 को मल्टीप्लाई कर दिया जितने घंटे उसने काम किया था, ठीक है। तो वो उसने 5 आवर्स किया था, तो ये आ गया हमारे पास ओवर टाइम इवनिंग्स के लिए। और फिर जो 7 घंटे उसने वीकेंड्स में काम किया था, उसे वीकेंड वाले रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेट आ गया हमारे पास ओवर टाइम वीकेंड्स के लिए। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, तो टोटल ओवर टाइम पे आ गई। देन थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, उसके फर्स्ट 8 आवर्स का हमने रेट निकाल लेना है 1.5 के साथ। 1.5 के साथ रेट निकाला, उसे 8 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो उसने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया उसके बाद उसे हम 2 से रेट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट 8 आवर्स के लिए बेसिक रेट तो हमारे पास ₹5 है। फर्स्ट 8 आवर्स के लिए क्या रेट है, उस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ठीक है। तो ये रेट आ गया। फिर जो एक्सेस उसने काम किया है वो हमारे पास कितना था, वो डबल रेट था 2, तो यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ₹10 आ गया। फिर जो उसने 8 आवर्स ओवर टाइम काम किया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस क्या कहते हैं 7.50 से, ठीक है। तो हमारे पास ये रेट आ गया जो उसने नॉर्मल ओवर टाइम किया था। और जो उसने किया उस ओवर टाइम के बाद जो एक्स्ट्रा किया 4 घंटे, जिस पर उसे डबल मिल रहा था, वो 4 घंटे थे। तो इस 4 को हम जो हमने ये 10 रेट निकाला था इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ओवर टाइम आ गया उसका क्या कहते हैं टोटल उसे पेमेंट मिली है। ओके, देन सैलरी स्टाफ, नॉट ऑल सैलरी स्टाफ विल बी पेड ओवर टाइम। हर सैलरी स्टाफ को ओवर टाइम नहीं दिया जाता। इफ़ दे आर द रेट एट विच ओवर टाइम इज़ पेड मे वेरी अकॉर्डिंग टू व्हेन द ओवर टाइम इज़ वर्कड। ये भी डिपेंड करता है कि ओवर टाइम उसने किया कब है। प्रिसाइजली द सेम वे जब वीकली पेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर ओवर टाइम वीक डेज़ में करना हो तो उसकी पेमेंट अलग होती है, वीक एंड पर करना हो तो उसकी पेमेंट अलग होती है। अच्छा, डिफरेंस इज़ दैट पे ऑफ सैलरीड स्टाफ इज़ यूजली एक्सप्रेस एज अ एनुअल रेट, कि जो सैलरी जिन स्टाफ की होती है जो सैलरी पर होते हैं उनको एनुअल रेट बताया जाता है, उनकी सैलरी का अक्सर एक्सप्रेस एनुअल रेट में किया जाता है।
और इसको हमें आवरली रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है ओवर टाइम कैलकुलेट करने से पहले। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो एनुअल सैलरी होती है उसको 52 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वीकली सैलरी आ जाती है, और इसको अगेन हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ़ आवर्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। किससे डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करेंगे हम बाय द नंबर ऑफ़ आवर्स, जितने आवर्स वो वीक में काम कर रहा है, तो फिर हमारे पास आवरली पे भी आ सकती है। और ये उन्होंने क्या नोट करें कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ओवर राइड दिस कैलकुलेशन के अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है अदरवाइज स्टेटेड है तो ये जो कैलकुलेशन है ये अलग भी हो सकती है। ओके, आगे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सॉल्व्ड है तो इसको हम यहीं पर देखते हैं, इसके बाद ये वाले सॉल्व नहीं है तो इनको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व्ड और ये एक सॉल्व्ड है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, Ellie works a 35-hour week for an annual salary 18,200 है और वीक हमारे पास 35 आवर्स का है, और एक्सपेक्ट उससे किया जाता है कि वो अप टू 5 आवर्स ओवर टाइम करें और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगी, बट उसके बाद उसे ओवर टाइम मिलेगा एट द रेट ऑफ टाइम एंड हाफ। तो एक वीक उसने वर्क किया है 8 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, तो उसकी ओवर टाइम पे क्या होगी। तो हिंट हमें दिया हुआ है कि 52 वीक्स होते हैं एक साल में। ठीक है, और 35 वर्किंग आवर्स हैं हमारे पास एक वीक में। तो बेसिक आवरली रेट हमने सबसे पहले निकालना है, टोटल उसकी एनुअल पे कितनी थी, इतनी, मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम रेट निकालें, टोटल सैलरी से जब रेट निकालें तब हम डिवाइड करते हैं, जब रेट से हम टोटल सैलरी की तरफ जाते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने पहले क्वेश्चंस में देखा होगा। बट अब टोटल सैलरी से रेट निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, जब इफेक्टिव रेट भी निकाल रहे थे तब भी डिवाइड कर रहे थे। अच्छा, ये टोटल सैलरी को जो हमारी थी हमने डिवाइड कर रहे हैं 52 से। ठीक है, 52 क्या थे हमारे पास, वीक्स थे एक साल में। फिर इसको हम जो एक वीक में हमारे पास जितने वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि हमारे पास वर्किंग आवर जो वीक है हमारे पास वो कितने वर्किंग आवर्स का है, तो एक वीक हमारे पास 35 वर्किंग आवर्स का है ना। वैसे तो वीक में आवर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन वर्किंग आवर्स 35 हैं, तो इसलिए हम इसको अगेन डिवाइड कर रहे हैं 35 से। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल रेट आ जाएगा ₹10। अब ये आवरली रेट हमारे पास जो ओवर टाइम का है वो उन्होंने कहा था 1.5 मिलेगा। ठीक है, तो इस ₹10 का हमने हाफ निकाल लेना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, 1.5। ठीक है, वो हमारे पास ₹15 आ जाएगा। बट एली विल नॉट बी पेड फॉर द फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, तो पहले 5 घंटे का तो उसे ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर ओवर टाइम कितना बनेगा, टोटल उसने कितने किया, 8 घंटे किया। ठीक है, तो 8 में से आपने 5 को माइनस कर दिया तो वो वाले आवर्स आ गए जिनका उसे ओवर टाइम पेमेंट मिलेगी, और वो आपने किस रेट से निकाल ली, जो आपने अभी रेट निकाला था ₹15। ठीक है, तो ये आपने ओवर टाइम उसका निकाल लिया। ओके, देन हम अपने ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं। ओके, सो हम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें इन्होंने हमें 3 एम्प्लॉयज़ के लिए डेटा दिया है, A, B और C, और हमने इनके वेजेस कैलकुलेट करने हैं अंडर दीज 3 मेथड्स, Halsey प्रीमियम एंड देन Halsey Weir प्रीमियम एंड देन Rowan प्रीमियम। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी कुछ अजम्पशंस हैं कि जो Halsey है सिंपल, वो हमें 50% देता है ऑफ द टाइम सेव्ड। ठीक है, देन Halsey Weir जो है हमारे पास वो हमें देता है 33.33। ठीक है, बेसिकली 1/3। एंड देन जो रोवन है वो स्कीम हमारे पास ऐसे है कि टाइम जो सेव हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम जो अलाउड था, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल टाइम से, इनटू जो आवरली रेट था। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय ए के लिए। ठीक है, फॉर एम्प्लॉय ए, तो अब आपने सबसे पहले देखना है
टोटल यूनिट्स एक्चुअल कितने प्रोड्यूस किए थे ए ने 200। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स निकालेंगे, क्योंकि 200 एक्चुअली हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखें ए को 35 यूनिट्स के लिए 35 आवर्स थे टाइम अलाउड, ठीक है, कितने यूनिट्स के लिए, 100 के लिए। तो जब आप इस 35 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास 1 यूनिट का टाइम आ जाएगा, राइट। तो अब आप निकाल लेंगे जो 200 एक्चुअली प्रोड्यूस हुए थे उसका, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको 200 से, तो आपके पास आ जाएगा 70 आवर्स। तो 70 आवर्स आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स एम्प्लॉई ए के लिए। अब हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड टाइम टोटल यूनिट्स के लिए। अब देखें एक्चुअल टाइम कितना था उसने लिया, तो एक्चुअल टाइम था आपके पास, एक्चुअल टाइम था 50 आवर्स, और टाइम सेव्ड कितना था वो हमारे पास हो गया ये 70 आवर्स जो कि अलाउड थे। देखें टाइम सेव्ड, तो मतलब कि 70 माइनस 50, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गए 20 आवर्स। अभी 20 आवर्स हमारे पास आ गया टाइम सेव्ड। आवरली रेट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना था, ₹7। तो आवरली रेट इज़ इक्वल टू ₹7। अब हम अपनी फर्स्ट स्कीम के मुताबिक निकाल लेते हैं इसके वेजेस। तो फर्स्ट स्कीम कौन सी थी, हॉल्जी, ठीक है। हॉल्जी में आपने क्या करना है, पहले तो हम बेस पेमेंट निकाल लेंगे, उसने कितने घंटे काम किया था, एक्चुअल में उसने 50 घंटे काम किया था, राइट। तो 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आवरली रेट से, ये तो हो गया, ये तो बेस थी। आगे हमने देखना है जो उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो देखें प्लस होल्जी में हमारी क्या एजम्पशन थी, 50%, यानी कि 0.5 इंटू जो उसने टाइम सेव किया 20 इंटू 7, क्योंकि हम आवरली रेट का 0.5% निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए 7 से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 350 प्लस 70, तो ये आपके पास ₹420 आ गया होल्जी से। अब आपने होल्जी वियर से निकालना है, तो होल्जी वियर, अब इसमें एग्जैक्टली सेम काम करना है, बस वहाँ पर हम 0.5 यानी 50% ले रहे थे, यहाँ पर आपने 1/3 लेना है, ठीक है, जो कि हमारा 0.333 समथिंग है, ठीक है, सॉरी 33.33, ओके। तो देखें 350, तो हम इसका देखें 50 इंटू 7 ये तो सेम रहना है ना, इसकी जगह 350 लिख लें, एक बार कैलकुलेट जो कर लिया। तो 350 में हमने क्या ऐड करना है, 1/3, ठीक है, जिसे 33.333 लिख सकते हैं, इनटू अगेन एक्चुअल टाइम जो टाइम उसने सेव किया 20 इंटू आवरली रेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 350 प्लस 46.67, और ये बन जाएगा 396.67। देन हमारे पास रोवन है, रोवन में हमने क्या करना था, हमारे पास एक फॉर्मूला था, लेकिन पहले तो यहाँ पर भी हम जो एक्चुअल बेस पे बन रही है वो 350 वो लिख लेंगे 350। अब इसमें ऐड करना है, अब इसमें ऐड करने का क्या फॉर्मूला था, जो टाइम सेव हुआ था, टाइम सेव कितना हुआ था 20 डिवाइडेड बाय जो टाइम अलाउड था, वो कितना अलाउड था 70 आवर्स, ठीक है 70। इसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना था एक्चुअल टाइम से, तो एक्चुअल टाइम हमारे पास कितना था 50 आवर्स, राइट, मल्टीप्लाई बाय जो आवरली रेट था हमारा। तो इसको आप सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 450 रुपीज़, 450, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है। तो यही सेम मैथडोलॉजी आपने बी एम्प्लॉय पे भी लगानी है और सी पे भी लगानी है। बट अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आई कैन डू वन थिंग कि मैं यहाँ पर इन्हें सोल्व कर दूँ, बाकी क्योंकि ये बिल्कुल सेम तरीके से होने हैं, बट ताकि आप लोग डबल चेक कर सकें कि आप लोगों ने सही किए हैं कि नहीं, तो मैं सोल्व करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट आई वॉन्ट टेल इन डिटेल कि ये कैसे हुआ है, बिकॉज सेम तरीके से ही हुआ है। तो ये आपका एम्प्लॉय बी के लिए हो गया, ठीक है। तो आप आंसर्स नोट कर सकते हैं इसके, ठीक है। ये होल्जी के लिए, ये होल्जी वियर, और ये रोवन के लिए मैथडोलॉजी सेम है। और ये एम्प्लॉय सी के लिए हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हैं। अब हम क्वेश्चन 2 पहले समझ लेते हैं, फिर इसे करेंगे कि 10 men वर्क एज अ ग्रुप, 10 आदमी हमारे पास
एक ग्रुप में काम करते हैं, वीकली प्रोडक्शन जो ग्रुप की है वो एक्सीड करती है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को, यानी कि स्टैंडर्ड थी 200 पीसेस पर आवर। हर आदमी जो हमारे ग्रुप में है उसे एक बोनस दिया जाता है एक्सेस प्रोडक्शन के लिए, उसके वेजेस से ज़्यादा, और आवरली रेट पर दिया जाता है। तो बोनस हमें कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करते हैं? द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट इज़ फाउंड, 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज़ कंसिडर्ड एज द मेंस शेयर। तो जो परसेंटेज है प्रोडक्शन की जो एक्सेस में है स्टैंडर्ड अमाउंट से, उसे पहले निकाला जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, उसका जो 1/2 है इस परसेंटेज का वो लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, यानी कि बोनस दे दिया जाएगा इन लोगों को। ईच मैन इन द ग्रुप इज़ पेड एज अ बोनस दिस परसेंटेज ऑफ अ वेज रेट ऑफ 50 पैसा पर आवर। तो क्या कहते हैं, किस परसेंटेज में दिया जाएगा, 50 पैसा पर आवर की परसेंटेज निकाली जाएगी। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल वर्क मैन्स आवरली रेट एंड द बोनस रेट। तो एक आदमी का क्या, उस ग्रुप में जो एक आदमी है उसका आवरली रेट क्या है, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम 50 पैसा पर आवर वाले आवरली रेट को ले रहे हैं, और ये एक वीक का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, आवर्स वर्कड और प्रोडक्शन। तो हमने क्या करना है, रेट कंप्यूट करना है एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक, ठीक है। और टोटल पे हमने ऑफ ए हु वर्कड 41 आवर्स, एक ए एम्प्लॉय है जिसने 41 आवर्स काम किया है और उसे 35 पैसा पर आवर बेसिक दिया गया है। एंड बी का जिसने 44 आवर्स काम किया है और उसे 30 पैसा पर आवर बेसिक दिया गया है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ कहीं ओपन करके रखें, बिकॉज हम ब्लैंक पेज पे से सॉल्व करेंगे। तो कुछ डेटा यहाँ से है, जैसे कि टोटल आपने माइंड में रखना है, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी। तो प्लीज़ इसे कहीं ओपन कर लें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक ग्रुप बोनस स्कीम है। तो स्टैंडर्ड वीकली प्रोडक्शन जो कि हमारी टोटल थी, तो स्टैंडर्ड वीकली प्रोडक्शन वो थी हमारी टोटल 480 आवर्स थे, राइट। तो वो 480 आवर्स इनटू पर आवर हमारे पास कितने यूनिट प्रोड्यूस होते थे आप देखेंगे तो 200, ठीक है। तो 200 यूनिट्स पर आवर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाएगा कि एक हफ्ते में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए आवर्स और आवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 96,000 यूनिट्स, ठीक है। 96,000 यूनिट्स हमारी वीकली स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। और एक्चुअल प्रोडक्शन अब आपने निकालनी है। तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो हमारे पास बन रही है 1,17,600 यूनिट्स। तो अब हम एक्सेस निकालेंगे कि कितने यूनिट्स हमारे पास ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये जो हमारे स्टैंडर्ड थे इनको माइनस कर देंगे, तो एक्सेस हमारे पास आ जाएगा 21,600 यूनिट्स। अब आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे आपने निकालनी है कि ये जो एक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, इनको डिवाइड कर देंगे जो एक्चुअल स्टैंडर्ड थे हमारे पास, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एक्सेस परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 22.5%। अब इन मेंस शेयर, इनका शेयर हमने निकालना था, राइट। तो हमने कहा था 1/2, ठीक है, हाफ, तो 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई पे ये जैसी परसेंटेज है 22.5%, तो इनका शेयर कितना बनेगा 11.25%। अब बोनस रेट हमने किस हिसाब से इनको देना था, कहा था कि बंदे के आवरली रेट पर डिपेंड नहीं करता, हमने 50 पैसा के हिसाब से देना है, राइट। 50 पैसा के हिसाब से हमने देना था। तो इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं, यानी कि 11.25% किस चीज़ का, ऑफ 50 पैसा, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.25 को, परसेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़, कोई बहुत ही छोटी अमाउंट आएगी,
और छोटी क्यों आएगी? बिकॉज हमने रुपीज़ में निकालना है, राइट। और ये था पैसा। अब जो पैसा है, यहाँ पर पैसा लिख लेते हैं। पैसे को रुपीज़ में आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो आपके पास 0.50 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05625 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने बोनस रेट निकाल लिया। अब देखें, ये फर्स्ट हमने क्या कर लिया, रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक निकाल ली। अब हमने क्या करना है, टोटल पे ए की निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं, और फिर बी की निकालनी है। तो देखते हैं। तो जो वर्कर ए था हमारे पास, उसने क्या किया, 41 आवर्स एट रेट ऑफ, इसको एट रेट ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, 35 पैसा पर आवर, ठीक है। तो ये बात कैसे निकालेंगे, 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, क्योंकि पैसे को हमने रुपीज़ में करना है, ठीक है। तो इसको आपने कर दिया, तो आपके पास आ जाएंगे रुपीज़ 14.35। अब आपने बोनस निकाल लेना है। तो बोनस कैसे निकालना है, जो बोनस का रेट आ गया था ऊपर आपके पास, ये हमारे पास रेट आया था, ठीक है। इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.05625 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने ये इसके 41 आवर्स को। तो हमारे पास आ जाएगा ₹2.306 समथिंग, ठीक है। तो टोटल अब आपने कैसे इसका निकालना है, ये टोटल उसकी बेस पे आई थी हमारे पास ₹14, इसमें हम ऐड कर देंगे इस 2 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 समथिंग, ठीक है। एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, 16 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। देन वर्कर बी के लिए भी सेम काम करना है। ये हमारे पास 44 आवर्स पर काम कर रहा था, ठीक है। 44 आवर्स ने काम किया है एट रेट ऑफ 30 पैसा, ठीक है। इसका आपने निकाल लेना, 44 को मल्टीप्लाई करना है 0.30 से, तो आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 13, ठीक है, 13.20। तो बोनस आपने फिर कैसे निकाल लेना है, जो बोनस का रेट आया था ये 0.05, बोनस निकाल लेना 0.05625, इसको मल्टीप्लाई कर देना 44 से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 2.475। फिर ये 13 में इस 2 को ऐड कर देना है, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, रुपीज़ 15.6 समथिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है अर्न बाय ईच एम्प्लॉय आवरली रेट पर, ठीक है, और बोनस सिस्टम पर, जिसके अंडर एम्प्लॉयज़ को 50% ऑफ टाइम सेविंग मिलेगा। अपने ग्रॉस वेजेस भी कैलकुलेट करने हैं टू ईच एम्प्लॉय, और ये आपको उनका डेटा दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन ओपन करके रखिएगा। तो साथ में आप देख सकते हैं हमने एक्चुअली हमें चाहिए क्या क्या, तो जो एक्चुअल यूनिट इन तीनों ने प्रोड्यूस किए हैं वो, क्योंकि इनके लिए हम एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कितने आवर्स सेव किए हैं इन्होंने, ठीक है, और एक्चुअल आवर्स इनको कितने लगे हैं, एक्चुअल टाइम टेकन देखें, ये वाली रो हमें चाहिए, और ये सारे डेटा के कितना टाइम अलाउड था और कितने इन्होंने यूनिट्स बनाए, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन ओपन करके रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कही हुई थी, 50% है हमारा जो बोनस है वो 50% ऑफ टाइम सेव्ड है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई ए के लिए देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम हम सबसे पहले निकालेंगे, जो उसने टोटल यूनिट प्रोड्यूस किए थे कितने, 200। तो स्टैंडर्ड टाइम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर 200 यूनिट्स। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे कि देखें 23 आवर्स में वो 100 यूनिट्स बनाता था, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम, क्या देखें 23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, देखें इधर से हमारे पास 1 यूनिट का टाइम आ रहा है, ठीक है। ये आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि ये 1 यूनिट का है, क्योंकि हम 200 यूनिट्स के लिए निकाल रहे हैं। तो इस 1 यूनिट के टाइम को हम क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हम कर रहे हैं,
तो 46 आवर्स आ जाएंगे। एक्चुअल टाइम आप उसका देखेंगे डेटा में से, तो 40 आवर्स। तो सेव उसने किए कितने, 46 माइनस 40, तो सेव उसने किए 6 आवर्स। आवरली रेट उसका था 0.60। तो अब इस आवरली रेट के हिसाब से सबसे पहले तो जो उसने एक्चुअल टाइम लिया है, ठीक है, तो उसके हम निकाल लेते हैं कितने उसे मिलेंगे। तो देखें, आवरली 40 इंटू दिस 0.60, तो ये आपके पास आ गए ₹24.0। अब बोनस हमने कितना कहा था, 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, राइट। तो बोनस ये 24 में हम ऐड कर देंगे कितना, 50% यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई पे उसने कितना टाइम सेव किया था, 6 आवर्स, और जो रेट था आवरली रेट वो कितना था, 0.60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.80 रुपीज़। इसी तरह एम्प्लॉय बी के लिए कर लेना। अच्छा, यहाँ पर दो ही चीज़ें दी हुई थी, ठीक है, कि आपने करनी है कैलकुलेट। तो एक आवरली रेट, ये बोनस के बगैर था, ठीक है, और फिर बोनस सिस्टम। तो बोनस भी हमने कर लिया एम्प्लॉय ए के लिए, बी के लिए भी यही करना है, सी के लिए भी यही करना है। और ये जो इन पर लिखे ना ग्रॉस वेजेस, तो ये जब हम टोटल करते हैं ना, तो वो ग्रॉस वेजेस ही होते हैं कि एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है। मतलब कि एक तो हमने आवरली रेट निकाल लिया था ना, ये देखें, हमने आवरली रेट निकाल लिया था कितना, कि आवरली उसको मिल रहा है ₹24। लेकिन जब हम उसमें बोनस ऐड कर रहे हैं ना, तो बोनस तो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, देखें बोनस तो इतने हिस्से में कैलकुलेट हो रहा है ना, इसे जो हम ऐड कर रहे हैं ये आवरली रेट में, तो ये हमारे पास टोटल ग्रॉस वेजेस ही हैं, ठीक है, ये ग्रॉस वेजेस हैं। अच्छा, अगर आप एम्प्लॉय बी के लिए देखें ना, तो इसने कोई टाइम सेव नहीं किया, क्योंकि देखिए जब आप इसका स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, इसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 125, ठीक है। तो आप इसका स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे कैसे, जो टाइम अलाउड था 32, इसको हम डिवाइड करेंगे इतने यूनिट से। 100 यूनिट्स के लिए 32 आवर्स थे, तो 32 को हम डिवाइड करेंगे अगर 100 से, तो ये 1 यूनिट का टाइम आ जाएगा ना। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर जितने यूनिट्स यानी कि उसने एक्चुअली में प्रोड्यूस किए हैं, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम आ जाना चाहिए ना। तो देखें 125, तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास आ जाएगा इसका 40 आवर्स, ठीक है। बट अगर आप देखें उसने एक्चुअली में कितने घंटे लिए हैं, तो एक्चुअली में उसने 42 ले लिए, तो उसने क्या टाइम सेव किया, नहीं, उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, तो इसलिए इस बंदे ने कोई टाइम सेव नहीं किया। तो इसका बोनस के साथ भी सेम पे होगी, और ये क्या कहते हैं, आवरली रेट भी इसका सेम होगा। बोथ मेथड में इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 31.50, ठीक है। सी के लिए भी आप सेम मेथड लगा सकते हैं, इसमें आपका आंसर आएगा 19.50, यानी कि आवरली रेट, और इसमें बोनस आप ऐड कर लेंगे, तो वो आपका बोनस बनेगा 4.50, दोनों को ऐड करके ₹24 आपका क्या कहते हैं, ग्रॉस वेजेस बन जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इंसेंटिव वेजेस को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, होल्जी मेथड के अंदर, रोवन इंसेंटिव स्कीम ऑफ वेजेस के अंदर, और आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन देम एंड द एडवांटेज टू द वर्कर अंडर दीज टू मेथड्स ऑफ इंसेंटिव पेमेंट। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो इसका आप यही आंसर लिखेंगे कि होल्जी स्कीम में जो अर्निंग्स होती हैं आपके पास, ठीक है, अर्निंग्स आपके पास कैलकुलेट होती हैं जो एक्चुअल टाइम होता है इनटू आवरली रेट प्लस 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। वही मतलब हो गया कि ये क्या है हमारे पास विदाउट बोनस, जो एक्चुअल बेस पे बन रही है, और उसमें ये वाला हम बोनस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या बताना है कि जो वर्कर है उसको मिलता है हाफ द वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड, जितना उसने टाइम बचाया है उसकी उसे हाफ वैल्यू मिलती है, और एम्प्लॉयर को अदर हाफ मिल जाता है,
एम्प्लॉयर गेट्स द अदर हाफ। ये सिंपल है, ठीक है। और ये गारंटी हमें करता है मिनिमम वेज, ठीक है। इसमें मिनिमम वेज आपको लाजमी मिलता है। कैसे मिलता है आपको फॉर्मूला में दिख रहा है, ये देखें, एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। ये हमारा मिनिमम वेज तो हमें दे गई, प्लस उसमें हम ऐड कर रहे हैं ये बोनस, ठीक हो क्या। आगे अपने रोवन स्कीम का बताना है। तो रोवन में भी आपने यही उसका फॉर्मूला बता देना है। जो उसकी अर्निंग्स हैं वो हमें कैसे मिलती हैं कि जो हमारा एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट, ये तो वही हो गया, ठीक है। प्लस इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपने ऐड करना है जो टाइम आपने बचाया है डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल आपका टाइम था, सॉरी टाइम अलाउड था जो आपको, ठीक है, टाइम अलाउड, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट से। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो आपका बोनस है वो प्रोपोर्शनल है एक रेशो से। किस चीज़ की रेशो, ये रेशो आपको दिख रही है, टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। तो रेशो ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। तो डिफरेंस इनका आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि होल्जी हमें एक कांस्टेंट 50% देते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच टाइम इज सेव्ड, कि आपने जितना भी टाइम सेव कर लिया तो आपको 50% ही मिलेगा। रोवन हमें क्या कहते हैं, एक स्मॉलर बोनस देता है। जब टाइम हमने कम सेव किया हो तो स्मॉलर हमें बोनस मिलेगा रिलेटिव टू अलाउड टाइम, लेकिन बट इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो रोवन बेसिकली हमारे पास क्या है कि मोर कंजर्वेटिव है एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा आप टाइम बचाएंगे, जब आपका टाइम सेविंग लार्ज होगी तो आपको बोनस भी फिर सही मिलेगा, फेयर बोनस मिलेगा। और होल्जी इसके मुकाबले में सिंपल है और सिंपलर है, और क्या कहते हैं हायर प्रोडक्टिविटी इनकरेज करता है। बी पार्ट में आपने क्या करना है, डेटा आपको दिया हुआ है, आपने टेबुलेट करना है, यानी कि टेबल बनाना है टोटल अर्निंग पर आवर्स ऑफ ईच वर्कर सेपरेटली, हर वर्कर का सेपरेटली बनाना है अंडर होल्जी और रोवन स्कीम्स ऑफ इंसेंटिव पेमेंट। तो इसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो ये तो पहले फॉर्मूलाज बताए हुए हैं कि टाइम सेव्ड हमने इस क्वेश्चन में कैसे निकाल लिया कि एक्चुअल माइनस जो टाइम टेकन, टाइम अलाउड माइनस जो टाइम टेकन था वो हमने कर लिया, तो हमारे पास टाइम सेव्ड आ गया। देन होल्जी प्रीमियम के मुताबिक 50% बोनस शेयर होगा, और रोवन के मुताबिक हम रोवन वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने टेबल बना देना है। तो वर्कर हमारे पास जितने थे, ठीक है, उनको हमने लिख लिया, दैन रिस्पेक्टिवली उनको जितना टाइम अलाउड था और एक्चुअल टाइम जो था टाइम सेव्ड था वो हमने टेबुलेट कर लिया। देन हमने होल्जी से जो कैलकुलेट की थी उनकी अर्निंग्स वो लिख दी पर आवर, और रोवन से जो की थी पर आवर वो हमने लिख ली, ठीक है। तो बस इस तरह टेबल बनाना है आपने। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किरण इज़ पेड कमीशन ऑफ 5%, उसको दिया गया है फर्स्ट ऑन द फर्स्ट ₹20,000 ऑफ सेल्स, 20,000 की सेल पर 5% कमीशन मिलेगा, 7.5% जो भी इस सेल के एक्सेस में होगी। हाउ एवर उसे कमीशन दिया जाएगा व्हेन ईदर द कस्टमर हैज़ पेड, जब कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं या फिर एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हो गया है। तो अक्टूबर में उसने सेल की है 35,000 की। हाउ एवर 2 कस्टमर्स ने पैसे नहीं दिए और यहाँ पर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट भी नहीं दिया, तो वन हैज़ ऑर्डर्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,500। उनमें से जो एक कस्टमर था उसने 1,500 देने से इनकार किया है और जो दूसरा था उसने 2,500 देने से, मतलब कि ये दोनों हमारी कैलकुलेशन में नहीं, हम इनको करेंगे, इन पर बोनस नहीं मिलेगा उससे। तो कितना कमीशन है उसका वो हमने बताना है। तो देखें टोटल सेल्स हमारे पास कितनी थी, ₹35,000, और नॉन कलेक्टेबल जो कि हमने नहीं, जिस पर बोनस करना कलेक्ट, तो नॉन कलेक्टेबल सेल्स वो हमारे पास थी 1,500 प्लस 2,500, यानी कि 4,000 रुपीज़ की सेल्स, इस पर कलेक्ट नहीं करेंगे हम बोनस।
तो एलिजिबल सेल्स कितनी बची, 35,000 में से 4,000 निकाल दिए, तो एलिजिबल जो सी हमारी सेल्स हैं एलिजिबल वो बची 31,000। ठीक हो गया। कमीशन 5% है, ठीक है, ऑन फर्स्ट 20K पे 5% कमीशन है, तो ये निकाल लेंगे हम, तो वो बनता है हमारे पास ₹1000 प्लस जो कमीशन है 7.5%, वो कितने पर है, जो भी हमारे पास इस फर्स्ट 20K से ज़्यादा है, तो 31K में से 20K माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 11K, राइट। तो अब 7.5 हमने इस 11K पर अप्लाई करना है, तो 11,000 पर हमने 7.5% निकालना है, तो वो हमारा ₹825 आ जाएगा। तो अब इस 1000 को, यानी कि टोटल कमीशन आपने निकालना है, टोटल कमीशन, तो 1000 प्लस 1825 आ जाएगा, ये आपका टोटल कमीशन आ गया। और ये लेसन हमारा यहीं पर एंड होता है।